प्रोबेबिलिटी की इस क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। आपको याद होगा हम प्रोबेबिलिटी में कई वैरायटी के क्वेश्चंस स्टार्ट कर चुके थे और लास्ट क्लास में हमने एक वैरायटी को डिटेल में उठाया था जिसका नाम था डाइस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। डाइस से रिलेटेड हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस किए थे। मैं सबसे पहले तो फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप ये सभी बातें लिख रहे होंगे क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। जितना डिटेल में मैं आपको एक एक चीज़ों को अभी समझाऊंगा लेक्चर के टाइम पर, आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं वो सभी बातें नोट्स में लिख करके दूंगा। बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला है कि ये चैप्टर पूरी तरह से प्रैक्टिस बेस्ड है। इसमें कोई लिमिटेड चीज़ें नहीं है जिन्हें हमको याद करना है, नहीं। इसमें कोई लिमिटेड फॉर्मूले नहीं है जिनको हमें बस रट लेना है, नहीं। इसमें बहुत वैरायटी की प्रॉब्लम्स बन सकती है हमारे सामने। तो मैं आपको काफ़ी सारी वैरायटी की प्रॉब्लम्स सिखा भी रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि उसके अलावा भी कोई भी तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको मेरे साथ में हर चीज़ को नोट डाउन ज़रूर करते रहना है। तो चलिए, अभी मैंने आपको भी ध्यान होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था और आपने वो ट्राई भी किया होगा। आइए हम उसको आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस को करना, और उसमें मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में वो ऐसा केस था जिसमें हमने दो डाइस को रोल किया था और क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाहता है कि आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि द सम इज एटमोस्ट 10। जो सम आ रहा है, टोटल आ रहा है, दोनों डाइस का जो रिजल्ट आ रहा है, तो वो सम जो आ रहा है वो 10 आना चाहिए एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब आप जानते ही, ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए ठीक है, आपने किया होगा, मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। देखिए, एटमोस्ट 10 का मतलब क्या है, तो फिर से हम याद करते हैं। इसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 10 आना चाहिए सम। इसका मतलब सम कितना कितना आना चाहिए। हम जानते हैं मिनिमम सम कितना आता है। सम मिनिमम कितना आता है, मिनिमम 2 आता है। तो इसका मतलब हुआ कि सम अगर ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 आए, दैट मीन्स 10 या 10 से कम चल जाएगा, 10 या 10 से कम। तो अब वो कितने कितने सम हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए काफ़ी सारे केसेस हैं। अगर हम देखें तो कुल मिला के 9 केसेस हमें बनाने पड़ेंगे, हर एक का आंसर निकालना पड़ेगा और फिर बस उन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा ही होगा। लेकिन फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में एक हिंट भी दे दी थी और हमने उस बेस पर एक क्वेश्चन करके भी देखा था लास्ट क्लास में ही। मैंने आपको हिंट ये दी थी कि अगर आपको ये बहुत लंबा रास्ता लग रहा है तो आप ज़रा एक बार कोशिश करिए सोचने की कि अगर मैं इस क्वेश्चन का उल्टा कर दूं तो उसका आंसर निकालना ज़्यादा इजी पड़ेगा या नहीं। तो हम एक बार ये ट्राई करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अगर इस क्वेश्चन ने जो हमसे पूछा है, जो मांगा है, उसका हम अगर उल्टा करके सोचे तो क्या आता है। चेक करते हैं। क्वेश्चन कहता है एटमोस्ट 10 आना चाहिए सम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 आना चाहिए। अब आप सोचिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 आना चाहिए, इसके अलावा कौन से केसेस बचते हैं, या मैं ये बोलूँ इसका उल्टा क्या बनेगा। तो इसका उल्टा अगर आप करें तो आपको ये मिलेगा कि एटमोस्ट 10 का उल्टा हुआ मोर देन 10, 10 से ज़्यादा। तो ज़रा हम सोचते हैं कि अगर हम मोर देन 10 वाला क्वेश्चन अपने सामने रखते हैं तो उसमें कितने केसेस बनेंगे। चलिए एक बार सोचते हैं। अगर हम मोर देन 10 वाली सिचुएशन को इमेजिन करें तो हाउ मेनी केसेस आर देयर। मोर देन 10 में या तो हमारा सम आएगा 11 या आएगा 12। बताइए और भी कोई केस बनेगा क्या। बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम दो डाइस को रोल करते हैं तो सम मैक्सिमम 12 आता है, मैक्सिमम ही 12 आता है। आप सोचिए अगर मोर देन 10 वाले रास्ते को मैं चूज़ कर लेता हूँ तो वो मेरे को सॉल्व करना कितना आसान पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो मुझे सिर्फ दो केसेस को ही बनाना है। जबकि अगर मैं सीधा रास्ता फॉलो करता हूँ तो एटमोस्ट 10 वाले में तो मुझे 9 केसेस बनाने पड़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए कि हमारे लिए आसान ये वाला रास्ता ही तो पड़ेगा ना। यस। तो एक काम करते हैं, हम इसका रिजल्ट पहले निकालते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। वो जो फाइनल आंसर इसका आएगा उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा सीधा वाला आंसर आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आपने भी इसी तरह से किया होगा। तो मैं एक बार इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ। मोर देन 10 में
सबसे पहला केस हम बनाते हैं जिसमें सम 11 आता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? हमको केस बनाने पड़ेंगे कि सम 11 आए, उसमें क्या क्या केसेस होते हैं। एक केस हो सकता है 5 और 6, मतलब एक डाइस में 5 आए, दूसरे में 6 आए, और एक केस बन सकता है 6 एंड 5। नाउ इज देयर एनी अदर केस पॉसिबल? नो, और कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं सिर्फ दो केसेस ही यहां पर बन रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी आएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/36। नीचे तो 36 आएगा ही, श्योर है, क्योंकि दो डाइस रोल किया है, तो 6⁻² इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसी तरह सम अगर 12 हमें चाहिए तो उसमें तो सिर्फ एक ही सिचुएशन बनेगी, 6 एंड 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। अब आप बताइए कितनी जल्दी से दोनों केसेस के आंसर निकल गए। हमें दोनों को प्लस कर देना है, तो इस उल्टी वाली सिचुएशन का ओवरऑल आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो अगर मैं सम करता हूं तो मेरा फाइनल सम आता है इसका 3/36। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया है। लेकिन मेन बात है, ये रिवर्स सिचुएशन का मैंने आंसर निकाला है। अब मुझे तो अपनी सीधी सिचुएशन का आंसर अगर निकालना है तो व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे इसे टोटल प्रोबेबिलिटी में से कर देना है माइनस, और हम जानते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है 1, याद रखना है आपको ये। तो मैं टोटल प्रोबेबिलिटी में से ये उल्टे केस हटा दूंगा तो क्या रह जाएंगे? सीधे वाले केस। तो आप खुद समझ जाएंगे, फाइनल आंसर आएगा 33/36। 33/36। आप इसको काट देंगे तो ये रह जाएगा 11/12। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत जल्दी से निकल गया। अगर हम सीधा रास्ता अपनाते तो काफी ज्यादा टाइम लग चुका होता। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, तो हमने अभी डाइस से रिलेटेड ये कुछ एक वैरायटी के क्वेश्चंस देखे, और उसमें मैंने आपको स्पेशली जो कुछ अलग केसेस दिखाए जिसमें मैंने आपको ये सीधा और उल्टे रास्ते वाला कॉन्सेप्ट बताया, वो मैंने तब बताया जब एटलीस्ट और एटमोस्ट के क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। ठीक है, आप कोई और केस में भी ये ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन आता है सम शुड बी मोर देन 10 या लेस देन 10। मान लीजिए क्वेश्चन आता है, अब मान लीजिए मैं इसी में एक और क्वेश्चन बना दूं, सम शुड बी लेस देन 10। अब आप सोचिए लेस देन 10 में तो खूब सारे केस मुझे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 10 से कम में क्या क्या आ जाएंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 तक के केस आ जाएंगे लेस देन 10 में। तो काफी सारे केस हो गए, 8 केसेस हो गए। तो मैं एक बार जरा सोचता हूं कि जो क्वेश्चन ने बोला लेस देन 10, इसका उल्टा क्या होगा? तो इसका उल्टा क्या होगा? 10 या 10 से ज्यादा। भाई लेस देन 10 के अलावा क्या बचता है? 10 या 10 से ज्यादा। आप सोचिए उसमें केवल 3 केस बनेंगे ना, एक तो 10, एक 11 और एक 12। तो आप उन 3 केसेस का आंसर जल्दी निकाल पाएंगे बजाय 8 केसेस के। तो आप फिर से यहां पर यही टेक्निक अपनाइए कि आप इन 3 केसेस वाला आंसर निकाल दीजिए और उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जो सीधा वाला पूछा गया था उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, देखिए ये जो सीधा और उल्टा वाला कॉन्सेप्ट है, ये न सिर्फ डाइस रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपके काम आएगा, आपको हर जगह ये ऑप्शन को दिमाग में जरूर रखना है। मैं आपको आगे बताता भी चलूंगा, लेकिन मैं आपको पहले से ही ये प्रिकॉशन दे रहा हूं कि आप इस रास्ते को हमेशा दिमाग में रखिएगा। आप सोच के जरूर देख लेना है आपको। कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर लग रहा है यार लंबा सॉल्यूशन है, तो आप जरा सोच के देख लो कि यार उसके उल्टे वाले रास्ता मैं अपना सकता हूं क्या। अगर आपको लग रहा है कि यस इट इज पॉसिबल, तो आप उल्टा वाला रास्ता अपनाइए, उससे जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, ओके। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक नई वैरायटी पर। एक नई वैरायटी पर देखिए, हमने अब तक कॉइन रिलेटेड कई क्वेश्चंस देखे। हमने एक सिक्का उछलवा के देखा, हमने 2 सिक्के उछलवाए, 3 सिक्के उछलवाए, और 3 सिचुएशंस देख के आगे तो फिर आप खुद भी समझ जाएंगे कि अगर 4 कॉइन्स को टॉस किया जाता है तो किस तरह होगा, 5 कॉइन्स। हालांकि मैं आपको जस्ट फॉर नॉलेज बता देता हूं कि नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम 3 कॉइन्स के ही आते हैं नॉर्मली, बाकी रेयर केसेस में तो हो सकता है। चलिए मैं आपको अभी ना एक कॉइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखिए आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फटाफट से आप अपना दिमाग चलाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन मेरा ये है,
आइए मैं लिखता हूँ क्वेश्चन को। इस बार मैं कॉइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। डाइस के तो काफ़ी हमने किए, कॉइन के भी किए, लेकिन मैं फिर से कॉइन रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि आपका दिमाग कितना जल्दी और कितना अच्छे से चलता है। क्वेश्चन हम लिखते हैं, 4 coins are tossed simultaneously. 4 coins are tossed simultaneously. What is the probability that there is अब चलिए केसेस बनाते हैं। सबसे पहला केस, क्वेश्चन हमसे पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज, या देयर इज को आप हटा दीजिए, दैट प्रोबेबिलिटी दैट ऑल हैव टेल्स, सारे के सारे सिक्कों में टेल्स आना चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बताइए, फटाफट से बताइए। ऑल हैव टेल्स, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आप सोचिए। चलिए पहले हम ये सोचते हैं एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है यहां पर। 4 सिक्के साथ में उछालना, दिस इज द एक्सपेरिमेंट। सेकंड स्टेप, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे बताइए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आपको मैंने तरीका बताया है कॉइन्स के केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का, फॉर्मूला कह लीजिए आप उसको, 2n। तो यहाँ पे 4 सिक्के उछाले गए हैं, तो 2 की पावर 4 लगा देंगे हम, तो 16 आर द टोटल नंबर ऑफ केसेस। 16, तो हम जानते हैं टोटल केसेस तो 16 होंगे। मैंने आपको एक बात और बोली है कि आप एक काम कर सकते हैं, आप वो केसेस अगर पॉसिबल है तो लिख भी लीजिए, और अगर आपको लग रहा है यार बड़ा मुश्किल है लिखना, हम लिखेंगे गलती से 1-2 छूट गए या हमारा टाइम ही उसमें बहुत सारा चला जाएगा, तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या बिना लिखे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। चलिए मैं एक बार ये सोचता हूं कि मैं लिखना नहीं चाह रहा, मान लीजिए मैं ये जो 16 केसेस है ये लिखना नहीं चाह रहा, अब मैं बिना लिखे देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाऊंगा क्या। वैसे तो मैंने आपको सिखाया है कि आप लिख लेंगे तो आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। जैसे हमने पहले जो किए थे उसमें हमने केसेस लिख लिए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर में हमने केसेस अपने सामने लिख लिए थे, उसमें से देखना हमारे लिए आसान था। लेकिन जब बहुत सारे केसेस होते हैं तो लिखना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इससे अच्छा है हम बिना लिखे भी एक बार ट्राई करते हैं। आइए सोचते हैं। हमें टोटल आउटकम्स तो मालूम चल गए, 2 की पावर 4 यानी 16। फिर मैंने आपको बताया था अब आप वो इवेंट को पहचानिए जिसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। तो वो इवेंट कौन सा है? इवेंट है कि सारे के सारे होने चाहिए टेल्स, ऑल हैव टेल्स, चारों की चारों में टेल्स आना चाहिए। और अब आप दिमाग लगाइए ऐसे कितने केसेस होंगे जो इस इवेंट के फेवर में है, मतलब जिसमें सारे के सारे टेल्स आए, ऐसे कितने केसेस होंगे। आप दिमाग लगाएंगे तो ऐसा तो केवल एक केस बनेगा जिसमें चारों ही टेल्स हो, जस्ट 1 केस इज पॉसिबल। तो आप बताइए मुझे लिस्ट लिखनी पड़ी क्या? जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है एक ही ऐसा केस होगा जिसमें चारों में टेल्स होंगे। इसके अलावा मैं कोई भी केस बनाऊंगा उसमें कम से कम एक हेड्स तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो बस सिंपल है, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/16। आप देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल हमें कैलकुलेशन कुछ करनी नहीं पड़ी, ओरली हमारा आंसर निकल चुका है। बल्कि तो मैं बोलूंगा आपको पेन भी चलाना ही नहीं पड़ेगा, अगर आपके सामने एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप तो डायरेक्टली टिक कर देंगे बस। तो 1/16 इज द आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें, आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसी के अंदर, देयर इज एटलीस्ट 1 टेल्स, कम से कम एक टेल्स होना चाहिए, कम से कम एक टेल्स होना चाहिए। बताइए ऐसे कितने केस होंगे? कम से कम एक टेल्स। आप सोचिए कम से कम एक टेल्स होना चाहिए, मतलब हो सकता है एक टेल्स मतलब किसी एक सिक्के में टेल्स आए, बाकी सब में हेड्स आए। हो सकता है 2 सिक्कों में टेल्स आए, हो सकता है 3 सिक्कों में टेल्स आए, और हो सकता है 4 सिक्कों में टेल्स आए। तो यानी 4 केसेस यहां बनेंगे, 4 केसेस बनेंगे। एटलीस्ट 1 टेल्स चाहिए, तो उसमें 4 केसेस बना के देखने पड़ेंगे। 1 टेल्स भी हो सकता है,
2 में भी टेल्स आ सकते हैं, 3 में भी आ सकते हैं और चारों में भी आ सकते हैं। तो वी विल हैव टू मेक 4 केसेस ओवरऑल। हमें चारों की फिर प्रोबेबिलिटी निकाल के उन्हें जोड़ना पड़ेगा, यही करना है। जरा सोचते हैं क्या इसका कोई शॉर्टकट हो सकता है। मैंने आपको अभी बताया था कुछ समय पहले ही, अभी डाइस वाले क्वेश्चंस में, कि आप हमेशा दिमाग में ये ऑप्शन जरूर रखिए कि अगर मैं इसका उल्टा रास्ता अपनाऊंगा, इस क्वेश्चन को रिवर्स कर दूंगा, तो उसका जल्दी आंसर आएगा क्या। सोचते हैं, आप जरा सोचिए, एटलीस्ट 1 टेल्स का रिवर्स क्या होगा। इसका रिवर्स होगा, इसका रिवर्स होगा, बताइए, सोच लिया आपने। इसका रिवर्स होगा नो टेल्स, इसका रिवर्स होगा नो टेल्स। एटलीस्ट 1 टेल आने का उल्टा क्या होगा, एक भी टेल ना आए, नो टेल्स। और आप मुझे बताइए, एक भी टेल नहीं है, इसका मतलब सारे क्या है, इसका मतलब चारों ही क्या है, हेड्स है। आप बताइए, अगर मैं इस उल्टे केस का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं तो निकल जाएगी क्या वो जल्दी से। यस, आप सोचिए, इसका तो आंसर हमारे सामने ही है। एक ही ऐसा केस है जिसमें चारों हेड्स आएंगे, तो बस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/16। तो आप देखिए, उल्टे वाले केस का आंसर निकालना तो बहुत सेकंड्स का काम था, राइट। अब आप बता दीजिए, अगर उल्टे वाले की प्रोबेबिलिटी मुझे पता चल गई 1/16, तो सीधे वाले केस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हम इसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो 15/16 इज आर आंसर। मतलब एटलीस्ट 1 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी है 15/16। इज इट क्लियर। ठीक है, इस तरह आपको दिमाग को हमेशा एक्टिव रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन अब आप करिए, फटाफट आप खुद दिमाग लगाएंगे। बताइए, देयर इज एटलीस्ट 2 हेड्स, देयर आर कर देते हैं, देयर आर एटलीस्ट 2 हेड्स। बताइए, एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब इसमें 2 हेड्स भी हो सकते हैं, 3 हेड्स भी हो सकते हैं, 4 हेड्स भी हो सकते हैं। हम जरा सोचते हैं, इसका रिवर्स करने से जल्दी आंसर आएगा क्या। सोचिए, इसका रिवर्स क्या होगा और वो मेरे लिए आसान पड़ेगा क्या। एटलीस्ट 2 हेड्स आने चाहिए, इसके अलावा क्या बचता है, इसके अलावा कौन से केस बचते हैं। ये चाहता है मेरे से कम 2 हेड्स आने चाहिए। बताइए, इसके अलावा कौन सा केस बचता है। या तो एक ही हेड आए, ये वाला केस बचता है, या एक भी हेड ना आए। बताइए, मैं सही कह रहा हूं ना। इसका रिवर्स क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस आपको रिवर्स के बारे में सोचने में दिमाग लगाना है, फिर तो आपका काम बहुत आसान है। एटलीस्ट 2 हेड्स आए मतलब 2 3 4, 2 हेड्स आए या 3 हेड्स आए या 4 हेड्स आए। अब आप सोचिए, इसके अलावा क्या केस बचते हैं। इसके अलावा केस बचते हैं या तो 1 हेड आए या नो हेड आए, आए ही नहीं मतलब 0 हेड आए, राइट। अच्छा, अब बताइए, इसका तो हम आंसर बहुत फटाफट निकाल सकते हैं ना। चलिए एक बार हम ओरली सोचने की कोशिश करते हैं। बताइए, ऐसे कितने केस है जिसमें केवल एक हेड आ रहा है, एक हेड आ रहा है, ज्यादा नहीं आना चाहिए, एक हेड आना चाहिए, बराबर एक हेड। आप सोचेंगे तो ऐसे 4 केस बनेंगे। सोच लिया आपने कैसे। एक केस होगा जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे हेड्स है, मतलब पहले सिक्के में हेड्स आया है, बाकी सब में तो फिर टेल्स है। एक आ सकता है जिसमें सेकंड पोजीशन में हेड्स है, एक जिसमें थर्ड पोजीशन पर हेड्स है और एक जिसमें फोर्थ पोजीशन पर हेड्स है। मैं अभी यहां पर लिख रहा हूं, लेकिन लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, आप खुद ओरली सोच लीजिए। 4 ही ऐसे केस बनेंगे जिसमें देयर इज एग्जैक्टली 1 हेड्स। तो ऐसे 4 केस है, बहुत सिंपल है, मैं लिखता भी नहीं हूं इसको, आप समझ ही गए होंगे। तो 4 ऐसे केसेस हो जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी होगी, तो वो 4/16 आ जाएगी, राइट। और इसी तरह नो हेड्स, एक भी हेड नहीं, एक भी हेड नहीं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बताइए। हम जानते हैं एक भी हेड ना आए ऐसा तो केवल एक ही केस बनेगा, क्योंकि एक भी हेड ना आए इसका मतलब सारे के सारे टेल्स होने चाहिए, ऑल 4 मस्ट बी टेल्स, सारे के सारे टेल्स होने चाहिए, और सारे के सारे टेल्स हो ऐसे तो एक ही केस बनेगा। एम आई क्लियर। ठीक है, तो बस एक ही केस बनेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/16, टोटल हो जाएगा 5/16। और अब हमें इसको उल्टा करना है ताकि सीधा आंसर आ जाए हमारा, तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे, देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर आ गया 11/16। समझ में आ रहा है आपको किस तरह हमने किया।
अभी मैंने जितना टाइम लगाया उससे बहुत कम समय लगेगा जब आप खुद इसको करेंगे तो। ठीक है, अच्छा चलिए अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन चेंज करता हूं, नया क्वेश्चन। 10 coins are tossed simultaneously। अब शायद आप ये पढ़ते ही डर जाएंगे कि यार ये तो बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन होने वाला है। चलिए और आगे मैं अभी क्वेश्चन लिखता हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एट मोस्ट वन हेड्स, ज्यादा से ज्यादा एक हेड है। इसको आप पहला केस बना लीजिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी में देयर इज एट मोस्ट वन हेड्स। आप सोचिए ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब वैसे हमने नो डाउट 10 सिक्के उछाले हैं, तो देखने में एक बार लगता है यार 10 सिक्के उछाले हैं, पता नहीं इसका आंसर निकालने में बहुत समय नहीं लग जाए। लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी में पूछा क्या गया है, किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए हम ये तो जानते हैं कि टोटल आउटकम्स निकालना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स हम कैसे निकालेंगे, 2⁻10 और उसका आंसर आता है 1024। आपको 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करना है तो उससे आंसर आएगा 1024। मतलब नीचे तो 1024 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ऊपर क्या आएगा, तो क्वेश्चन मेरे से चाहता है ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो। अब आप सोचिए ऐसे कितने केस बनेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो। ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो मतलब या तो एग्जैक्टली वन हेड हो या वन से कम हेड हो, या तो वन हेड हो या वन से भी कम, मतलब हेड हो ही नहीं। चलिए सोचते हैं, बताइए हेड हो ही नहीं मतलब सारे के सारे क्या हो, टेल्स हो। सारे के सारे टेल्स हो ऐसा तो केवल एक केस ही बन सकता है। तो चलिए एक केस तो वो हो गया। दूसरा, एक हेड हो एग्जैक्टली। बताइए ऐसे कितने केस होंगे जिसमें एग्जैक्टली वन हेड हो, बस एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए और ना एक से कम, एग्जैक्टली वन हेड होना चाहिए। तो आप अगर दिमाग लगाएंगे तो ऐसे 10 केसेस बनेंगे, क्योंकि हमारे पास 10 सिक्के हैं। तो 10 केस कैसे बनेंगे, पहले केस में फर्स्ट पोजीशन पर हेड्स आएगा, सेकंड केस में सेकंड पोजीशन पर हेड्स आएगा, थर्ड केस में आप थर्ड पोजीशन पर हेड्स रख दीजिए। इस तरह से टोटल कितने केसेस बन रहे हैं बताइए, एग्जैक्टली 10 केसेस ही बनेंगे, न कम न ज्यादा। तो टोटल बताइए 11 केस हो गए ना। हमें चाहिए एटमोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, मतलब या तो एक हेड ही हो एग्जैक्टली या एक भी ना हो। तो वी हैव ओवरऑल 11 केसेस, तो 11/1024 इज द आंसर। बताइए कितना जल्दी निकल गया ना, बिल्कुल समय नहीं लगता ऐसे क्वेश्चंस में। लेकिन जो डर गया आप समझ जाइए उसका क्या होगा। जो क्वेश्चन पढ़ते ही पहली लाइन पढ़ते ही घबरा गया कि अरे यार पता नहीं क्या होगा, और अपनी हिम्मत उसने खो दी। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली एमसीक्यूज की बात करूं, आप दिमाग लगाइए, एमसीक्यू कभी भी एक लिमिट से ज्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता ना। तो हमें हमेशा दिमाग में ये रखना है कि ऐसे बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में जिनको सच में सॉल्व करने में समय लगेगा, उनमें समय लगेगा ही, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ऐसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत बहुत कम। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका आंसर हम 20 से 30 से 40 सेकंड में आराम से निकाल सकते हैं। या मैं ये बोलूँ और इजीली अगर मुझे बोलना हो तो 1 मिनट से कम का समय लगेगा। अगर मैं आपको 90% एमसीक्यूज की बात करूँ तो 1 मिनट से कम का समय लगेगा। बस इस बात का फर्क पड़ता है कि स्टूडेंट ने आंसर के तरीके को क्लिक कर गया उसको या नहीं, उसको समझ में आ गया या नहीं कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। अगर मुझे समझ में ही नहीं आया तब तो मैं उसको उसी क्वेश्चन को लिए हुए बैठा रहूंगा, 10 मिनट भी निकल जाए तो कोई पता नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो आपको डरना नहीं है कि पता नहीं इस क्वेश्चन में कितना मेहनत लगेगी, नहीं। क्वेश्चंस ऐसे बहुत रेयर आते हैं जिसमें समय लगता है, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन को देखा कि इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। अच्छा, अब मैं इसी में एक और सिचुएशन जोड़ रहा हूं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है एटलीस्ट वन हेड्स आना चाहिए, एटलीस्ट वन हेड्स। अब आप फटाफट इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के मुझे बताइए। अब एटलीस्ट वन हेड्स में क्या क्या केस बनेंगे, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 6 7 8 9 10, क्योंकि टोटल 10 सिक्के हैं ना। अब ये तो निकालना बहुत भारी काम हो जाएगा,
हम एक एक केस को अलग अलग निकालेंगे, बहुत भारी हो जाएगा। तो फिर से हम अपना उल्टा वाला दिमाग चलाते हैं, रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। इस बार मैं इसको रिवर्स करता हूं। देखिए, इससे पहले वाले में रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी ना, वो तो सीधे वाला ही बहुत जल्दी निकल गया था। लेकिन इस वाले में मुझे रिवर्स करना जरूरी लग रहा है। सोचिए, एटलीस्ट वन का उल्टा क्या होता है? एटलीस्ट वन के अलावा क्या बचता है? एटलीस्ट वन के अलावा बचता है नो हेड्स। एक भी हेड ना हो, बस यही केस बचता है। और आप फटाफट उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी। एक भी हेड्स ना हो मतलब सारे टेल्स हो, और सारे टेल्स होने के तो केवल एक ही केस बनेगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/1024। 1/1024। लेकिन ये तो उल्टा वाला केस आया है, इसको सीधा करने के लिए हम 1 में से माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 1023/1024। सिंपल, समझ में आ गया आपको? इस तरह से बहुत से क्वेश्चंस तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, बस वो दिखने में थोड़े डरावने दिखते हैं, बाकी होते नहीं है। चलिए, अब मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं एक नई वैरायटी पर। बहुत बोर हो गए हम डाइस और कॉइन वाले क्वेश्चन से, अब हम चलते हैं कंप्लीटली नई वैरायटी पर। आइए देखिए, ये अब मैं आपके सामने केसेस डिस्कस करने वाला हूं जिसमें हम कुछ ऐसे सिचुएशंस डिस्कस करेंगे जिसमें एक बॉक्स में सपोज कुछ बॉल्स पड़ी हुई है और फिर हम उसमें से रैंडमली बॉल उठाते हैं। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चंस मैंने आपके साथ थोड़े से डिस्कस किए भी है, लेकिन फिर से और करते हैं इसके बारे में डिटेल डिस्कशन। तो इस बार वी आर गोइंग टू पिक द क्वेश्चंस रिलेटेड टू बॉल रिलेटेड क्वेश्चंस। ये मैं एक तरह से आपको थर्ड वैरायटी यहां पर बता रहा हूं, बॉल रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आइए क्वेश्चन बना लेते हैं हम। क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन है, देयर इज अ बॉक्स, एक बॉक्स है कंटेनिंग 3 white 6 black and 11, या चलिए 11 की जगह इसको कर देते हैं 4 ब्लू बॉल्स। ठीक है, मतलब मैंने जो आपको सिचुएशन बताई है उसमें कुछ ऐसा है कि एक बॉक्स है हमारे पास, उस बॉक्स में 3 तो है वाइट बॉल्स, तो 3 तो हो गई हमारे पास वाइट बॉल्स। सो दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसके अलावा हमारे पास 6 है ब्लैक बॉल्स, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 है हमारे पास ब्लैक बॉल्स, राइट? ठीक है, और 4 है हमारे पास में ब्लू बॉल्स, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, ध्यान से आप सुनेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है? क्वेश्चन हमसे पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। किस बात की? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट if one ball is drawn at random, अगर एक बॉल हम उसमें से रैंडमली उठाते हैं फ्रॉम द बॉक्स में से, what is the probability that, what is the probability that, अब चलिए केसेस बनाते हैं। सबसे पहला केस, the ball is black। जो एक बॉल हम उठा रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो जो एक बॉल उठ रही है वो ब्लैक हो? चलिए सोचते, दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से। देखिए, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है यहाँ पर? एक बॉक्स है जिसके अंदर 3 वाइट 6 ब्लैक और 4 ब्लू बॉल्स पड़ी है, उस बॉक्स में से हमें उठानी है एक बॉल। तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? एक बॉल को उठाना, दिस इज द एक्सपेरिमेंट। पहले हम ये सोचते हैं, अब हम सेकंड स्टेप पर आ रहे हैं। सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था आप पता करिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं।
तो आप पहले ये बताइए टोटल बॉल्स कितनी पड़ी है बॉक्स में। तो टोटल बॉक्स हमें दिखती है 13 बॉल्स, टोटल देयर आर 13 बॉल्स, 13 बॉल्स हैं। तो आप सोचिए टोटल आउटकम्स कितने होंगे। अगर मैं एक बॉल उठा रहा हूं तो वो 13 में से कोई सी भी उठ सकती है। तो पहला केस जिसमें फर्स्ट बॉल उठे, सेकंड केस जिसमें सेकंड बॉल उठे, थर्ड केस जिसमें थर्ड बॉल उठे, ऐसे बताइए टोटल कितने अलग अलग आउटकम्स हो सकते हैं। टोटल 13 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो हमें पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता करने होते हैं और वो हमें मालूम पड़ गए हैं 13 है। चलिए फिर अब हमें क्या करना होता है, हमें अब वो इवेंट पहचानना है जिस इवेंट की ही मेरे से प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। बताइए वो इवेंट क्या है। वो इवेंट है कि चाहता मेरे से ये है क्वेश्चन कि जो बॉल उठे वो ब्लैक वाली उठे। तो मैंने पहचान लिया कौन सा इवेंट है कि द बॉल इज ब्लैक। और अब मुझे इस इवेंट के फेवर में कितने केस बनेंगे वो सोचना है। इस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स होंगे वो सोचना है। मतलब कितने ऐसे आउटकम्स हो सकते हैं जिसमें वो बॉल जो उठे वो ब्लैक हो। तो आप खुद सोचिए उसके कितने आउटकम्स होंगे। उसके आउटकम्स होंगे या तो पहला आउटकम ये होगा कि फर्स्ट वाली ब्लैक बॉल उठे, या सेकंड वाली ब्लैक बॉल उठे, या थर्ड वाली उठे, या फोर्थ उठे, या फिफ्थ उठे, या सिक्स्थ उठे। 6 अलग अलग आउटकम्स हो सकते हैं इस इवेंट के फेवर में। हमें ये जो इवेंट बताया गया है इसके फेवर में 6 आउटकम्स हो सकते हैं। सीधी बात है, जितनी ब्लैक बॉल्स दिख रही है उतने आउटकम्स हो सकते हैं, सिंपल है। तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या निकल गई इसकी। फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास 6 और टोटल आउटकम्स है हमारे पास 13। तो बस यही प्रोबेबिलिटी है, यही है प्रोबेबिलिटी, राइट। ठीक है, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। चलिए फिर एक और पार्ट इसी का बनाते हैं। द बॉल इज, फटाफट आप बताएंगे, द बॉल इज वाइट। बताइए व्हाइट बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ओरली बता दीजिए। व्हाइट बॉल्स टोटल है कितनी, 3 व्हाइट बॉल्स है। तो बस फेवरेबल केसेस तो 3 होंगे और टोटल हम जानते हैं 13 है। सिंपल है, बहुत इजी है ना ये क्वेश्चन को आंसर देना। ओके, फिर आप बताइए द बॉल इज आइदर व्हाइट और ब्लू। जो बॉल उठे वो या तो व्हाइट उठे या ब्लू उठे। अब यहां पे इन्होंने 2 केस खुद ही बता दिए, या तो व्हाइट उठे या ब्लू उठे। चलिए पहले हम दोनों का अलग अलग आंसर निकालते हैं। जो बॉल उठे वो व्हाइट उठे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फटाफट बोलिए। अभी हमने निकाली भी थी, वो जो बॉल उठे वो व्हाइट उठे, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी हमने अभी जस्ट निकाली थी 3/13, 3/13। और मैं इसी तरह अगर आपसे पूछूं अलग से, आप मुझे बताइए अलग से कि ब्लू बॉल उठे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। आप भूल जाइए व्हाइट की बात भी दे रखी है, केवल आप मुझे बताइए अगर ब्लू बॉल आनी चाहिए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप बोलेंगे सर टोटल ब्लू बॉल्स 4 है तो 4/13 इज द आंसर, ठीक है ना। तो 4/13 आंसर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब क्वेश्चन आप जरा मुझे बताइए, क्वेश्चन मेरे से क्या चाहता है कि जो एक बॉल उठ रही है वो क्या होनी चाहिए, या तो होनी चाहिए व्हाइट या होनी चाहिए ब्लू। बताइए दोनों में से एक ही काम हो सकता है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो एक बॉल उठे वो ब्लू भी हो और वो व्हाइट भी हो, वो एक ही बॉल व्हाइट भी हो ब्लू भी हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, मिक्स कलर की तो बॉल्स पड़ी नहीं है हमारे बॉक्स में, ठीक है ना। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो या तो वो बॉल होगी व्हाइट या होगी ब्लू। और क्वेश्चन ने खुद ने क्लियर कर रखा है ना, क्वेश्चन ने खुद ने कह रखा है आइदर व्हाइट और ब्लू, इसमें शक ही नहीं है ना कहीं। और मैंने आपको एक बात बोली है, जब 2 केसेस में से कोई एक ही केस होगा, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। तो जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं व्हाइट और ब्लू दोनों काम साथ में नहीं हो सकते, एक बार में या तो व्हाइट वाला काम होगा या ब्लू वाला काम होगा। तो अगर 2 केसेस साथ में नहीं होने वाले हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी के बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो इसलिए अब आप क्या कर देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे दोनों के बीच में। यानी कि मैं सीधी बात अगर लिख दूं इसको तो 3 + 4/13, 7/13 इज द आंसर, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है, 7/13। टोटल 7 केसेस पॉसिबल है आउट ऑफ 13 केसेस, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन को उल्टे तरीके से पूछ लूं तो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। द बॉल इज नॉट वाइट। क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि बॉल वाइट नहीं होनी चाहिए,
तो सीधी बात है, हम क्वेश्चन को बोलेंगे यार तुम घुमा किसको रहे हो, बॉल वाइट नहीं है मतलब सीधे बोलो ना कि बॉल या तो ब्लैक है या ब्लू है। भाई वाइट नहीं है मतलब या तो ब्लैक है या ब्लू है, तो बता दीजिए फटाफट क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो वाइट है या सॉरी ब्लैक है या ब्लू है, इसके कितने केस है, तो ब्लैक के केस है 6 और ब्लू के केस है 4, टोटल हो गए 10। तो देयरफॉर 10/13 इज द आंसर। आंसर क्या निकला, 10/13। ठीक है, और आप इसको उल्टे रास्ते से भी कर सकते हैं। वैसे तो आप बोलेंगे सर इसमें तो हमें सीधे रास्ते से भी समझ में आ गया, इसमें दिक्कत क्या है, लेकिन आप इसको उल्टे रास्ते से करके देख लीजिए। क्या क्वेश्चन कहता है बॉल इज नॉट वाइट, बॉल वाइट नहीं होनी चाहिए। मैं क्वेश्चन को कहता हूं नहीं, तुम जो बोलोगे मैं उसका उल्टा करूंगा। मतलब मैं तो पहले ये बताऊंगा कि बॉल वाइट हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। आप बता दीजिए बॉल वाइट हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। आंसर है 3/13। अब ये मैंने उल्टे वाले का आंसर निकाला है 3/13, इसको सीधा करने के लिए 1 में से माइनस कर दीजिए। तो 3/13 मैंने उल्टे वाले केस का आंसर निकाला, अब इसको 1 में से माइनस कर दीजिए तो भी आप घूम फिर के आएंगे तो वहीं पर 10/13 पर। समझ में आ गई आपको ये बात, कैसे भी आप कर लीजिए, मैं तो आपको बता रहा हूं कि हमें दिमाग को ओपन रखना है, हर रास्ता हमारे सामने होना चाहिए। चलिए देखिए, अब आपको ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया और आपको ये बहुत ईजी भी लगा होगा। अब मैं आपको इसके अंदर ही इसी टाइप की वैरायटी में कुछ और टाइप के क्वेश्चन आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कई बार क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि इसी बॉक्स में से इस बार हम एक बॉल नहीं बल्कि 2 बॉल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, हम एक नहीं बल्कि 2 बॉल्स को उठा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि एक बॉक्स में सपोज यही 13 बॉल्स पड़ी है और मुझे रैंडमली कोई भी 2 बॉल्स को उठाना है, और फिर आगे क्वेश्चन मेरे से कुछ भी पूछ सकता है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मान लीजिए दोनों बॉल्स ब्लैक होनी चाहिए, दोनों वाइट होनी चाहिए, एक ब्लैक एक वाइट होनी चाहिए, ऐसे कोई भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। मेन जो मैं आपको अंतर बता रहा हूं, जो डिफरेंस बता रहा हूं, वो इस बात में बता रहा हूं कि ये एक नई ऐसी वैरायटी है क्वेश्चन की जिसमें हम एक बॉल ड्रॉ करने के बजाय 2 बॉल्स को उठा रहे हैं बॉक्स में से। फिर कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम एक साथ 3 बॉल्स को उठा रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपको याद होगा मैंने सबसे पहले तो आपको कॉइन्स और डाइस पर सिंपल क्वेश्चंस बताए थे जिसमें हम केवल एक कॉइन या एक डाइस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने आपको 2, 3, 4 ऐसे फिर आगे आगे के भी केसेस बताने शुरू किए और फिर हमने उनको सीखा भी। अब इसी तरह की सिचुएशन यहां भी हम देखने वाले हैं, हमें सीखना है। लेकिन आप जरा सोचिए, डाइस कॉइन वाला जो केस था उसमें तो हम डाइस को जब उछालते थे तो उसमें ऑटोमेटिकली एक नंबर गिरता था या हेड्स टेल्स में से कुछ आता था, वहां हमें कुछ निकालना नहीं पड़ता था। सही बात है ना भाई, डाइस को अगर हम रोल कर रहे हैं तो मैं उसमें से 1 2 3 4 5 6 में से कोई नंबर मैं थोड़े ही निकाल रहा हूं, वो ऑटोमेटिकली निकल रहा है। इसी तरह जब कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो वहां भी हेड्स या टेल्स में से मुझे कुछ उठाना थोड़ी है, मेरे को कोई सिलेक्शन तो नहीं करना है, मेरे को तो उठाना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। लेकिन यहां हम जो अब सिचुएशन देखने वाले हैं इसमें तो बॉक्स में जो बॉल्स पड़ी है उसमें से हमको उठानी है, हमें सिलेक्शन करना है कुछ बॉल्स का, चाहे वो एक बॉल उठानी हो, चाहे वो 2 बॉल्स उठाने का केस हम अब देखेंगे, चाहे वो 3 वाला केस हम देखेंगे, लेकिन इस बार हमें खुद को बॉल को ड्रॉ करना है, उठाना है, ड्रॉ करना है। जबकि डाइस और कॉइन में हम ड्रॉ वर्ड यूज नहीं करते थे, वहां तो ऑटोमेटिकली वो नंबर आता था। अब अंतर समझिए, अब तक जो हमने डाइस और कॉइन की सिचुएशंस देखी उसमें और अब जो हम देखने वाले हैं उसमें, आप बहुत केयरफुली मेरी इस बात को वापस सुनिए। देखिए, डाइस और कॉइन वाला मामला बिल्कुल अलग था, वो हमने अभी डिस्कस करके पूरा कर लिया। अब उसमें मेरे को आपको और कोई वैरायटीज नहीं बतानी है। अब हम कुछ ऐसी वैरायटीज ले रहे हैं जिसमें हमें सिलेक्शन करना है, हमें उठाना है। जैसे बॉक्स में से बॉल्स में से किसी को बॉल को उठाना है। इसी तरह आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि ताश के पत्ते हैं हमारे पास, पैक ऑफ कार्ड्स है, उनमें से हमें रैंडमली एक पत्ता उठाना है या हो सकता है 2 पत्ते उठाने हो। इसी तरह और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे सामने कुछ प्लेयर्स हैं, उन प्लेयर्स में से कुछ तो बैट्समैन है, क्रिकेट प्लेयर्स में से कुछ तो बैट्समैन है, कुछ बॉलर्स हैं,
क्वेश्चन कई बार इस तरह आता है कि इतने बैट्समैन हैं, इतने बॉलर्स हैं। मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूं, 10 तो बैट्समैन है और 8 बॉलर्स है, और आपको इनमें से एक टीम बनानी है 11 प्लेयर्स की। हम जानते हैं क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स। क्वेश्चन कहता है आपको क्या करना है, आपको इन 10 बैट्समैन में से और 8 बॉलर्स में से सिलेक्शन करने हैं। अब आप बताइए, ऐसे क्वेश्चंस में भी हमें करना क्या पड़ रहा है, हमें उनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करना पड़ रहा है। ऐसे और भी बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको अभी और ज़्यादा वैरायटी में लेकर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, कुछ ऐसी वैरायटीज देखने वाले हैं जिसमें हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। जो हमारे पास सामने खड़े हैं, लोग खड़े हैं, या हमारे सामने चीजें रखी हुई है, उनमें से हमें कुछ एक को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और फिर हमसे उस पर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब मैं आपको उस तरह के कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, लेकिन उसके लिए मैं चाहूंगा कि मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताऊं। हमें पहले एक अलग कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, हम पहले उसको अच्छे से समझेंगे, फिर जाकर के मैं आपको इस वैरायटी के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो आइए अब हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने पूरे टॉपिक को एक नए लेक्चर की तरफ, एक नए टॉपिक की तरफ इनफैक्ट, ठीक है। चलिए तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, बहुत केयरफुली आप देखेंगे, और लिख तो आप रहे ही होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बहुत केयरफुली हम देखने वाले हैं, और जो नया कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं उसका नाम है कॉम्बिनेशंस। आप में से किसी ने हो सकता है इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी हो, मैथमेटिक्स का पार्ट होता है ये, वैसे तो बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ मैथ्स, और मैथ्स में एक चैप्टर आता है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, उसी का ये मैं एक छोटा सा आपको पार्ट बता रहा हूँ कॉम्बिनेशंस का। तो वैसे अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तब तो आपको बहुत जल्दी से समझ में भी आ जाएगा, लेकिन अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर जो समझा रहा हूँ आप केयरफुली सुनेंगे मेरी बात, ध्यान से, बहुत ध्यान से। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता रहे, कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट हम तब यूज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट तब यूज होता है जब हमें काफी सारे आइटम्स में से कुछ आइटम्स को सेलेक्ट करना होता है, व्हेन वी हैव टू मेक सिलेक्शन। तो जब भी हमें सिलेक्शन करना होता है, व्हेन वी हैव टू मेक सिलेक्शन ऑफ सम आइटम्स फ्रॉम मैनी आइटम्स, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। मेन वर्ड यहां पर जो है वो है सिलेक्शन। तो जब भी हमें सिलेक्शन करना होता है तब हम कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल की मैं अगर बात करूं तो मैं आपको देखिए कुछ एग्जांपल्स तो अभी दे भी चुका, मैं फिर से देता हूं। मेरे सामने 10 लोग खड़े हुए हैं, मुझे फोटोग्राफी सेशन के लिए एक बार में 3 लोगों का ग्रुप चाहिए। अब सवाल है कि मैं 10 लोगों में से कौन से 3 लोगों को सेलेक्ट करूं। तो आप बोलेंगे सर इसके तो अलग अलग केसेस बन सकते हैं, हो सकता है शुरू के 3 को सेलेक्ट कर ले, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को, हो सकता है। अब जैसे मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूं ना, मान लीजिए ये 10 लोग खड़े हुए हैं, ये 10 लोग खड़े हैं। अब मेरे को इनमें से एट अ टाइम 3 लोगों का सिलेक्शन करना है, तो मैं बहुत तरीकों से कर सकता हूं। हो सकता है मैं ए, बी और सी को सेलेक्ट कर लूं, हो सकता है मैं बी, सी और डी को कर लूं, सी, डी और ई को कर लूं, डी, ई और एफ को कर लूं, ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं। फिर हो सकता है मैं ए को, सी को और ई को कर लूं। आप सोचिए ऐसे कितने सारे केस बन सकते हैं, शायद अगर हम अभी गिनने बैठेंगे तो काफी देर लग जाएगी। अगर मुझे डायरेक्टली ये जानना है कि ऐसे कितने केस बन सकते हैं जिनसे मैं 10 में से 3 लोगों को सेलेक्ट कर सकूं, अगर मुझे जानना है कि ऐसे कितने केस बनेंगे जिसमें मैं 10 में से 3 लोगों को सेलेक्ट कर सकूं, तो उसके लिए आई यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस,
ठीक है। कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट हमें फटाफट से बता देता है कि मैं अगर इस केस की बात करूं तो वो हमें फटाफट बता देगा कि 10 में से 3 आइटम्स को कितने तरीकों से सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं। मैं एक छोटा सा केस लेके आपको और अच्छे से इसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मान लेते हैं मेरे सामने ए बी सी डी 4 ही चीजें खड़ी हुई है, 4 लोग कह ले या कुछ भी कह ले। मुझे उनमें से 3 को सेलेक्ट करना है एक बार में, मुझे 3 का सिलेक्शन करना है। आइए एक बार हम जरा बनाते हैं अलग अलग केसेस। हो सकता है मैंने ए बी और सी को सेलेक्ट किया हो सकता है मैंने बी सी और डी को सेलेक्ट किया हो, फिर और क्या हो सकता है, ए सी डी, और क्या हो सकता है, ए बी डी। सही बात है ना, ये सारे केसेस हो सकते हैं। बताइए और भी कोई केस हो सकता है क्या? नहीं, और कोई भी केस इसमें नहीं हो सकता है। टोटल वी हैव 4 सच केसेस इन विच वी कैन सेलेक्ट 3 आइटम्स आउट ऑफ 4। 4 में से हम 3 को एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा काम हम 4 तरीकों से कर सकते हैं। आप यहां पर आराम से देख रहे हैं। अब होगा क्या, कॉम्बिनेशंस का जब हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम अभी सीखेंगे, तो कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं बिना ये लिस्ट बनाए डायरेक्ट बता सकता हूं कि टोटल ऐसे 4 केस पॉसिबल है। अभी तो हमने क्या लिस्ट बनाई, हमने लिख करके देखा, लेकिन विदाउट मेकिंग दिस लिस्ट वी कैन डायरेक्टली से दैट यस देयर आर 4 पॉसिबल केसेस। आप बोलेंगे सर इससे अच्छा तो हम लिस्ट ही लिख लेंगे। देखिए अभी तो छोटा सा क्वेश्चन है। अब इसी तरह मान लीजिए अभी मैंने आपको बोला था टोटल 10 पर्सन्स मेरे सामने खड़े हैं, उनमें से मुझे 3 का सिलेक्शन करना है, तो वहां पर फिर हम लिस्ट तो बनाने नहीं बैठेंगे ना, बहुत लंबा काम हो जाएगा। इन दैट केस वी विल ऑलवेज प्रेफर टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस। आइए अब हम कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशंस मींस सिलेक्शन। ये कॉन्सेप्ट तब यूज किया जाता है जब काफी सारों में से मुझे कुछ एक को सेलेक्ट करना होता है और मुझे ये जानना होता है कि मैं ये सिलेक्शन कितने अलग अलग वेज में कर सकता हूं, नंबर ऑफ वेज इन विच दिस सिलेक्शन कैन बी मेड। ये जानने के लिए हम कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट को काम में लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे 10 में से 3 का 10 में से 3 का सिलेक्शन करना है, तो मैं उसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखूंगा 10C3। तो 10C3, यहां पे C का मतलब है कॉम्बिनेशंस को मैं यूज कर रहा हूं, C इज द सिंबल ऑफ कॉम्बिनेशंस। और 10C3 लिखने का मतलब ही क्या है कि मेरे को 10 आइटम्स में से एक बार में 3 को सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही मैं इसे सॉल्व कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ वेज में ये काम हो सकता है, कितने तरीकों से मैं 3 चीजों का सिलेक्शन कर सकता हूं। अब आप बोलेंगे सर इसे सॉल्व कैसे करते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए इसी तरह आप मुझे बताइए, अगर मुझे 4 में से 3 का सिलेक्शन करना है, तो मैं उसको सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिख दूं, मैं उसको लिख दूंगा 4C3। मैं उसको क्या लिख दूंगा, 4C3। अच्छा बताइए, अगर मुझे 10 में से 5 चीजों का सिलेक्शन करना है, तो क्या बोलेंगे उसको, 10C5। सिंपल है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूं ये 10C3 को सॉल्व कैसे किया जाता है। बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस 10C3। इसको आगे कैसे सॉल्व करें, इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है 10 फैक्टोरियल। देखिए ये जो मैंने साइन लगाया है, ये जो साइन है जिसको नॉर्मली हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, उसको यहां मैथमेटिक्स की भाषा में क्या कहा जाता है, मैं इसको कह रहा हूं फैक्टोरियल। दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल। तो मैंने लिखा 10 फैक्टोरियल। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहले आप जरा ध्यान से फॉर्मूला कैसे बनेगा वो सीखिए। तो मैं सबसे पहले ऊपर लिखूंगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल। तो आप देख रहे हैं 10C3 को मैं कैसे एक्सपेंड कर रहा हूं, सबसे पहले 10 का ही फैक्टोरियल, फिर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ रहा है, 3 का फैक्टोरियल, और नीचे एक और चीज भी आके मल्टीप्लाई होगी, वो क्या है, 10 - 3 का फैक्टोरियल। क्या होगा, 10 - 3 का फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है आपको।
मैं अगर इसको आपको जनरल फॉर्म में बोलूँ, जनरल फॉर्म अगर आप मेरे से इसका पूछेंगे तो मैं इसको इस तरह बोलूँगा कि अगर मुझे n में से r चीज़ों को सेलेक्ट करना है, देखिए इस तरह से हम इसको सिंबलाइज भी करते हैं, आप बुक्स में देखेंगे तो इसी तरह लिखा हुआ मिलेगा ये NCR। तो NCR का मतलब है टोटल n आइटम्स है, उसमें से हमें एक बार में r आइटम्स को सेलेक्ट करना है। और अब इसका फॉर्मूला आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, सबसे पहले तो आप लिख दो n का फैक्टोरियल, मतलब जो सबसे पहली चीज आ रही है उसका फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय, फिर आप r का फैक्टोरियल लिखिए, r का, और फिर उसी के साथ आप मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, n माइनस r का फैक्टोरियल। आप देखिए मैंने भी तो यही किया है ना, यहां पर मैंने बेसिकली ये फॉर्मूला ही तो अप्लाई किया है। 10c3 को मैंने क्या लिखा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। हाँ, अब बात आती है ये फैक्टोरियल क्या होता है। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत सिंपल भी है। देखिए जब मैं कह रहा हूँ 10 फैक्टोरियल तो उसका मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1। मतलब जब तक हम 1 तक ना पहुंच जाए तब तक आप उसको एक एक कम करके मल्टीप्लाई करते जाओ। तो मैंने 10 लिया सबसे पहले, फिर एक एक मैं कम करता जा रहा हूं जब तक मैं 1 तक नहीं पहुंच जाता, और फिर मैं उनमें आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं। यही होता है 10 फैक्टोरियल। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं बताओ 9 फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप बोल देंगे सर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आप जरा कैलकुलेटर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इन सबको, 9 से लेकर के 1 तक सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा हमारा 9 फैक्टोरियल का। समझ पा रहे हैं आप। इसी तरह मैं आपसे पूछूं बताओ 5 फैक्टोरियल क्या होगा, आप बोलोगे सर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब टोटल आ जाएगा 120, सॉरी 120। तो ये हो गया हमारा 5 फैक्टोरियल। मैं आपसे बोलूं बताइए 6 फैक्टोरियल क्या होगा, आप बोलेंगे सर 720। कैसे 720, अरे भाई इसके साथ में 6 और मल्टीप्लाई कर दो ना, तो वो क्या बन जाएगा, 6 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो आप इसके साथ 6 मल्टीप्लाई कर दो, 720 आ जाएगा। 7 फैक्टोरियल क्या होगा, इसके साथ और 7 मल्टीप्लाई कर दो, 5040 आ जाएगा, हो गया 7 फैक्टोरियल। समझ रहे हैं ना आप बात को, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। अब आइए एक बार फटाफट हम उसको एक्सपेंड करें। मैंने 10c3 को सबसे पहले तो इस तरह लिखा, ये तो इसका फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। और अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। 10 फैक्टोरियल, अब मैं एक तो इसको पूरे को एक्सपेंड करूं, मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, सही बात है, ठीक है। 10 माइनस 3 मतलब 7 फैक्टोरियल। अच्छा, अब आप जानते हैं कि मैं अगर 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1। ये जो मैंने बीच में डॉट डॉट लगाया है उसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, शॉर्ट में हम उसको डॉट लिख देते हैं। डिवाइडेड बाय, नीचे अगर आप देखेंगे तो चलिए मैं एक बार 3 फैक्टोरियल को खोल नहीं रहा, मैं 7 फैक्टोरियल को अगर खोलूंगा तो वो क्या आएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1, सही बात है ना। अब आप बताइए ये 7 6 5 4 3 2 1 ये सब तो दोनों तरफ में कैंसिल हो जाएंगे ना एक दूसरे से, सही बात है ना, ये तो सारे ऐसे कैसे कट जाएंगे। क्या रह जाएगा अब रह जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय, अब मैं 3 फैक्टोरियल को भी खोल देता हूं तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। सिंपल है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा ना, ठीक है। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 3 ज़ा 9 2 4 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा आपका 120। इसका मतलब अगर मेरे सामने 10 लोग खड़े हैं, उनमें से मुझे एक बार में 3 का सिलेक्शन करना है, तो हम जानते हैं हम बहुत तरीकों से ये काम कर सकते हैं। हमें अभी पता चल चुका है कि कुल मिला के 120 तरीकों से ये सिलेक्शन किया जा सकता है, 120 तरीकों से ये सिलेक्शन हो सकता है। समझ पा रहे हैं आप, कैसे निकाला हमने बोला 10 में से 3 मतलब 10c3, 10c3 का फॉर्मूला हमें पता चल गया, हमने उसको लगाया, उसको सॉल्व किया, आंसर आ गया 120। सिंपल है।
हो सकता है आप बोले सर ये तो थोड़ा सा लंबा है, मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ आप इस लंबे वाले को एक बार और सीख लें, क्योंकि हमें आनी सब चीज़ें चाहिए। हमें जो नॉर्मल तरीका है वो तो सबसे पहले आना चाहिए, शॉर्टकट तो हमें बाद में सीखना चाहिए हर चीज़ का। तो आइए एक बार मैं आपको फिर से एक ट्रायल करवा देता हूँ। आप बताइए, मुझे सेलेक्ट करना है 10 में से, या 10 में से छोड़ते हैं इस बार मुझे 7 में से 2 चीज़ों का सिलेक्शन करना है, 7 में से 2 का। फटाफट बताइए सिंबल क्या होगा इसका, 7C2। चलिए अभी आप फॉर्मूला बताइए इसका क्या होगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सही बात है। अब आगे क्या होगा आप जानते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल को तो एक बार आप ऐसे ही रहने दीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 5 4 3 2 1 तो आपस में कट गए, क्या रह गया, 7 इंटू 6 ऊपर और 2 इंटू 1 नीचे। भाई 2 फैक्टोरियल को हम कैसे खोलेंगे, 2 इंटू 1, तो फाइनली आ जाएगा 21, क्योंकि 2 3 6 हो गया, तो 7 3 21। टोटल देयर आर 21 पॉसिबल केसेस इन विच 2 थिंग्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 7। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया अभी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, यही निकालने का एक शॉर्टकट। आपको किस बात का शॉर्टकट सीखना है अभी, कि 7C2 को हम कैसे फटाफट सॉल्व करके 21 तक पहुंच जाए। आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत सिंपल मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, बहुत इजी है। आप क्या करिए, शॉर्टकट ये है, आपको क्या करना है, सबसे पहले 7 को 2 कदम चलाना है। क्या बोला मैंने, 7 को 2 कदम चलाना है। आप बोलेंगे सर कैसे चलेगा, 7 2 कदम, उसके पैर है क्या। देखो 7 को 2 कदम चलाना है मतलब ये हुआ 7 इंटू 6, बस 2 कदम चल लिया ये। वैसे तो आप जानते होंगे 7 फैक्टोरियल जब हम बोलते हैं तो हम इसको बहुत समय तक चलाते ही रहते हैं जब तक ये 1 तक ना पहुंच जाए, लेकिन इस बार मैं ये कह रहा हूं कि नहीं नहीं, ये 7 फैक्टोरियल मत करिए आप इसको, आप 7 को 2 कदम चलाइए। अच्छा मैंने 2 ही क्यों बोला, 2 कदम ही क्यों बोला, क्योंकि नीचे 2 लिखा हुआ है, 7C2, तो 2 लिखा है इसलिए मैंने बोला 2 स्टेप्स आप इसको आगे बढ़ाओ। तो 7C2 उसको कैसे हम शॉर्टकट से सीख रहे हैं, हमें सबसे पहले 7 को 2 स्टेप्स बढ़ाना है, तो मैंने उसको कैसे बढ़ाया, 7 इंटू 6, बस हो गया। नीचे आप डिवाइडेड बाय लगाइए, और फिर अब आप नीचे क्या करेंगे, जो नीचे 2 लिखा है यहां पर, उस 2 को भी आप 2 कदम बढ़ाइए। अब आप 2 को 2 कदम बढ़ाएंगे तो वो तो वैसे ही 1 तक पहुंच जाएगा ना, 2 इंटू 1, बस सॉल्व कर दीजिए आप फटाफट इसको, 21 आ गया ना, डायरेक्ट आ गया 21। ठीक है, चलिए, और यहां भी आप देखेंगे तो हम लास्ट में इसी स्टेप पर पहुंच गए थे, नॉर्मल वाले में भी, बस मैंने अब आपको शॉर्टकट बता दिया डायरेक्ट उस स्टेप तक पहुंचने का। आप देखिए डायरेक्टली हम यहां तक पहुंच गए। फिर से हम ट्राई करते हैं यही वाला तरीका। मान लीजिए मुझे निकालना है 8C3, क्या करना है बताइए, इसका शॉर्टकट क्या बताया मैंने आपको, लंबा तरीका तो अब आप जान गए फॉर्मूले वाला तो, लेकिन शॉर्टकट क्या बताया, 8 को चलाना है 3 स्टेप्स, 8 को मुझे चलाना है 3 स्टेप्स, तो 8 इंटू 7 इंटू 6, बस रुक जाओ, 8 इंटू 7 इंटू 6, बस, क्योंकि 3 स्टेप्स हो गए, बस। अब नीचे अपॉन करके हम क्या करेंगे, 3 को भी 3 स्टेप्स बढ़ाएंगे तो वो तो 1 तक पहुंच जाएगा। बस अब आप सॉल्व कर दीजिए इसको, 56 आपका आंसर आ गया, फटाफट आ गया ना, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। दिस इज द शॉर्टकट, और आप इसको लंबे तरीके से भी करेंगे तो आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, एक और कर लेते हैं फटाफट। आप बताएंगे मुझे 9C4 क्या होगा, 9 को 4 कदम, 9 8 7 6, नीचे 4 को भी 4 कदम, 4 3 2 1। अब 4 इंटू 2 आप कर दीजिए, 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 8 हो जाता है, तो मैं 4 इंटू 2 को इस 8 से काट देता हूँ, नीचे भी 4 इंटू 2 8 हो गया और ऊपर भी 8 है, ये आपस में सब कट गए, और 3 2 6, फटाफट से बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा,
आपका आंसर हो जाएगा 126। ठीक है, क्योंकि ऊपर 9 रह गया, 7 रह गया और 2 रह गया, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 126। सिंपल है। ओके, अब देखिए हमने अभी एक ये वाला क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने 10 में से 5 चीज़ों को सेलेक्ट करना सीखा था। ऐसा ही था, हमने 10 में से 5 नहीं, सॉरी 10 में से 3 चीज़ों को सेलेक्ट करना सीखा था, और 10 में से 3 चीज़ों को सेलेक्ट करने के 120 वेज थे। हमारा फाइनल आंसर निकल के आया था 120 वेज। फटाफट से आप इस पर शॉर्टकट लगाइए, मुझे बताइए क्या आंसर आता है। आप अगर इस पर शॉर्टकट लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 10C3 पे शॉर्टकट लगवाइए फटाफट। 10 को 3 कदम चलाना है, 10 9 8 डिवाइडेड बाय 3 2 1, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो डायरेक्ट आ गया ना 120। सही बात है ना? ठीक है, तो यही है। और आप देखेंगे हम नॉर्मल तरीके से भी इस स्टेप तक पहुंचते ही थे ना, हम यहाँ पे पहुंचते ही थे, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है, कोई जादू तो हो नहीं रहा, ये तो होना ही है। क्लियर है? यहाँ तक तो हमें वैसे भी पहुंचना ही था, तो हम डायरेक्ट पहुंच गए, बस मैंने आपको उसका शॉर्टकट बता दिया। राइट? ठीक है, चलिए हमने अभी कॉम्बिनेशंस का एक बेस तैयार कर लिया। अब हम इस कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें इसको काम में लेना है, वो भी हमें सीखना होगा, लेकिन वो सब हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। राइट? थैंक यू।